1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुनिया के सबसे भीषण परमाणु आपदा का गवाह बना था। यह भयानक परमाणु हादसा चेरनोबिल और प्रिप्यात दोनों शहरों से लाखों लोगों के पलायन की वजह बना था। इस हादसे में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या अभी तक अनआइडेंटिफाई है, किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों जानेंगे आज कि 1986 में चेरनोबिल में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों हुआ था और इसका कारण क्या था और यह कितना गंभीर था और इसके चपेट में कितने कितने लोग आए थे और इस हादसे से लोगों के हेल्थ पे और इन्वायरमेंटल पे क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। और ये भी जानेंगे कि रूस की सरकार ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद सबसे पहले चेरनोबिल पर कब्जा क्यों किया। तो जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों अगर 5 पॉइंटों में समझने की कोशिश करें कि रूस ने इतने सालों से बंद पड़े चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा क्यों किया, तो इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तरी यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल शहर बेलारूस से यूक्रेन की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर है। बेलारूस रशिया का एक प्रमुख सहयोगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने चेरनोबिल पर इसलिए कब्जा किया क्योंकि यह यूक्रेन सीमाओं पर आक्रमण का सबसे तेज जमीनी मार्ग है। चेरनोबिल को एक आसान टारगेट के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह सीमा से बेहद करीब स्थित है। साथ ही परमाणु हादसे की वजह से इस पूरे क्षेत्र के आसपास तकरीबन 2600 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव जोन होने की वजह से यहाँ यूक्रेन के बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इलाके की तुलना में सुरक्षा बहुत हल्की है। अमेरिकी सेना के एक प्रमुख जैन कीव का कहना है कि चेरनोबिल का कोई सैन्य महत्व नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे यूक्रेन की सरकार को गिराने के लिए रूस की रणनीति के लिए बेहद अहम बनाती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कि चेरनोबिल उन 4 रास्तों में से एक है जिनका इस्तेमाल रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए किया है। अन्य 3 रास्तों में से एक बेलारूस से निकलता है, यूक्रेन शहर खार्किव में एक एंडवास दक्षिण में स्थित है और तीसरा रूस नियंत्रित क्रीमिया से खेरसान शहर की ओर उत्तर में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीबी की वजह से भी चेरनोबिल पर रूस ने तुरंत कब्जा किया। यह शहर यूक्रेन की राजधानी से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि चेरनोबिल पर रूस का कब्जा होने के बाद एक बार फिर से 1986 जैसे परमाणु हादसा हो सकता है। यूक्रेन की परमाणु संस्था ने यह आशंका जताई है कि हमले के बाद काफ़ी साल से बंद पड़े चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाल यह है कि अगर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद है तो वहाँ परमाणु हादसे का खतरा कैसे है। दरअसल इस परमाणु संयंत्र में काफ़ी मात्रा में न्यूक्लियर डस्ट मौजूद है। यहाँ करीब 22,000 न्यूक्लियर डस्ट का कचरा रखा हुआ है। यही कारण है कि इस प्लांट से रेडिएशन किरणें भी निकलती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इस इलाके में रशियन आर्मी और मिलिट्री व्हीकल्स की आवाजाही से रेडियो एक्टिव धूल उड़ रही है और इससे रेडिएशन के स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहाँ एक भी बम फटता है तो रेडिएशन चारों ओर फैल सकता है, जिसे संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में आखिरकार हुआ क्या था। तो यह स्टार्ट होती है 26 अप्रैल 1986 को कि यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में स्थानीय बिजली गुल होने की स्थिति को लेकर टेस्ट किया जा रहा था। चेरनोबिल उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इस टेस्ट से पता लगाना था कि बिजली जाने पर डीजल जनरेटर पंप को कितनी देर चालू रख सकता है, टरबाइन कितनी देर तक घूम सकती है। टेस्ट की तैयारी 1-2 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी। 26 अप्रैल की रात टेस्ट शुरू किया गया था। रात तकरीबन 1:30 पर टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वोल्ट को हटाया गया। रिएक्टर को आपात स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम और रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूज़न को भी रोक दिया गया था। अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो जाती है। रिएक्टर के सभी 8
कूलिंग पंप कम पावर पर चलने लगते हैं, जिससे रिएक्टर गर्म होने लगता है। इससे न्यूक्लियर रिएक्शन और तेज हो जाता है। प्लांट में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की जाती है कि रिएक्टर में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि रिएक्टर की छत उड़ जाती है। वहां मौजूद 32 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद रेडियो एक्टिव से हुई बीमारियों से हजारों लोग मारे जाते हैं। हालांकि संख्या को लेकर अभी भी मतभेद हैं। दोस्तों, धमाका इतना जोरदार होता है कि आग को बुझाने में तकरीबन 9 दिन का समय लग जाता है। हादसे के बाद रेडिएशन को रोकने के लिए सोवियत संघ द्वारा कुछ लोगों को वहां पे भेजा गया था, जिनका काम रेडिएशन को रोकना था और तबाह हुए रिएक्टर की आग पर काबू पाना था। इन्हें लिक्विडेटर कहा गया। पहली टीम को आग पर काबू पाने में तकरीबन 9 दिन का समय लग गया। इस दौरान 28 लोग रेडिएशन की वजह से मारे गए। यह सभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे। इन्हें यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच से आग बुझाने और रिएक्टर से रेडिएशन फैलाने से रोकने के लिए चेरनोबिल भेजा गया था। दुर्घटना के बाद कुल 1,60,000 लोगों को एक्सक्लूजन जोन से बाहर निकाला गया। और दोस्तों, रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन और बेलारूस के तकरीबन 50 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे, जिसमें से अकेले बेलारूस में तकरीबन 8 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 18 लाख लोग यूक्रेन में प्रभावित हुए थे, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब केवल बच्चे थे। और दोस्तों, इसकी रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से तकरीबन 4000 लोग मारे गए थे। इसके पीड़ितों को अक्सर थायराइड, कैंसर या ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती थी। 2015 तक चेरनोबिल रिएक्टर से प्रभावित बेलारूस, रूस और यूक्रेन में तकरीबन 20,000 लोगों को थायराइड कैंसर हुआ था, जिनमें से अधिकतम बच्चे और अडल्ट थे। कई स्टडी के मुताबिक चेरनोबिल रेडिएशन से प्रभावित लोगों में एंग्जाइटी लेवल बढ़ने का खतरा था और साथ ही उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का खतरा था। इस हादसे से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। सन 2000 में चेरनोबिल में काम कर रहे आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रेडियो एक्टिव कचरे का होना अब भी खतरनाक है। इसने इस पूरे क्षेत्र को इंसानों के रहने के लिहाज से तकरीबन 20,000 सालों के लिए असुरक्षित कर दिया। और दोस्तों, इस धमाके से पैदा हुए रेडिएशन का आप अंदाज़ा इस एक एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसे के बाद जो रेडिएशन निकला वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से तकरीबन 400 गुना अधिक था। अधिकतर मलबा चेरनोबिल के आसपास के इलाकों में गिरा, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, रूस। हवा के साथ ये रेडिएशन उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। और दोस्तों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की कोशिश की थी। सोवियत संघ ने इस घटना को छिपाने की काफ़ी कोशिश की थी। कई दिनों तक इस हादसे की जानकारी दुनिया को नहीं दी गई, लेकिन रेडिएशन हवा में फैल चुका था, इसीलिए इसको छुपाना नामुमकिन था। रेडिएशन और राख स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन पर पहुंच चुका था। यह चेरनोबिल से करीब 1100 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। हवा में रेडिएशन अचानक बढ़ने से स्वीडन की अथॉरिटी चौकन्नी हो गई। वे पता लगाने में जुट गए कि यह रेडिएशन कहां से आया है। जब स्वीडन ने मॉस्को सरकार से पूछा, तब सोवियत संघ ने इस घटना को स्वीकार किया। दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद इन्वायरमेंट में जो प्रभाव पड़े, आप उसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चेरनोबिल में रेडिएशन लीकेज के कुछ समय बाद संयंत्र के आसपास के जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो हाई लेवल रेडिएशन के कारण मारे गए। इस क्षेत्र को लाल वन यानी रेड फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाने लगा, क्योंकि मृत पेड़
एक चमकीले अदरक के रंग में बदल गए। टेक्सास टेक्स यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस रिसर्च लेबोरेटरी के अनुसार पेड़ों को अंततः बुलडोजर और खाइयों में दफन कर दिया गया। अब दोस्तों, इस जगह को सुरक्षित करने के लिए 30 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1991 में सोवियत संघ के खात्मे के बाद यूक्रेन में चेर्नोबिल को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी गई। इस तबाही के एक दशक बाद 1997 में अमेरिका के डेनवर में G7 देशों के नेताओं की बैठक हुई। इनमें चेर्नोबिल के लिए तकरीबन $300 अरब के खर्च की मंजूरी दी गई। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने फ्रेंच कंपनी के बनाए गए सैफ्रोफेगस के ढांचे के डिज़ाइन को 2004 में मंजूरी दी गई। कर्मचारियों को रेडिएशन के असर से बचाने के लिए कंपनी ने हादसे की जगह से तकरीबन 300 मीटर दूर ढांचा तैयार करके दिया। इसके बाद में उसकी सही जगह पर उसे फिट करने का फैसला लिया गया। सैफ्रोफेगस के अलग अलग हिस्से इटली में बनाए गए थे। फिर इन्हें पानी के जहाज से यूक्रेन लाकर वहां के ट्रक से चेर्नोबिल पहुंचाया गया। इस काम में 18 पानी के जहाज और तकरीबन 2500 ट्रक लगाए गए। सैफ्रोफेगस का बुनियादी ढांचा 2004 तक बनकर तैयार हो चुका था। अगले 2 साल में इसके भीतर हिस्से का पूरा काम किया गया। पूरी बिल्डिंग को इसके सही स्थान पर 29 नवंबर 2016 को हादसे के पूरे 30 साल बाद लगाया गया। रिएक्टर 4 के ऊपर अब भी एक स्टील और कंक्रीट की छत बना दी गई है। इसे न्यू सेफ कंसाइनमेंट कहा जाता है। यह किसी बड़े टॉर्नेडो का सामना आसानी से कर सकता है। दोस्तों, रूस का चेर्नोबिल पर हमला करना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि रूस की सीमा से कीव तक का सबसे छोटा मार्ग चेर्नोबिल से होके गुजरता है। इसलिए रूस ने सबसे पहले चेर्नोबिल पर कब्जा किया। यूक्रेन ने महीनों पहले इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही हमले की घोषणा की, इसके हमला करने के कुछ घंटे के बाद ही रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों, यहीं तक थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।